चलो ओके। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडुबेस ऑनलाइन लर्निंग। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी और पावर का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम सभी फॉर्मूलेज एंड थ्योरम्स जो वर्क एनर्जी पावर में हमें एप्लीकेबल है, काम के हैं और जो हमारा इस पूरे लेसन का रिवीजन कर देंगे, ऐसे हमें सभी चीजें यहाँ पे देखना है। तो जो कंटेंट्स हम इसमें देखिए, ये जो वीडियो रहेगा दिस विल बी अ वन शॉट वीडियो। मतलब क्या कि इसमें कोई न्यूमेरिकल इंक्लूडेड नहीं है। दिस वीडियो इज फॉर दोज जिन्होंने ये चैप्टर प्रिपेयर कर चुके हैं और उनको बस थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप ऑफ एक वीडियो चाहिए था, जिसमें वो सभी फॉर्मुलास को, थ्योरम्स को रिकलेक्ट कर सके, एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट। द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज द बेसिक ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन बाय फोर्स। मतलब किसी फोर्स द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके नेचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के वर्क डन होते हैं, और जितनी भी बेसिक चीजें वर्क डन के बारे में, वो सभी चीजें हमको पहले देखना है। बाद में हम देखेंगे भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जैसे हमको पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, देखिए एनर्जी तो वैसे बहुत प्रकार की होती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन क्योंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा बेसिक जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन, कि भैया मोशन की वजह से जो एनर्जी हमें पता चल रही है दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू ओरिएंटेशन या फिर कॉन्फिगरेशन, या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं भैया कि लोकेशन, कि लोकेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, हम उसे कहेंगे कि भैया कौन सी एनर्जी है वो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली प्रामुख्य से इंपॉर्टेंटली हमें ये दो एनर्जीज यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वन ऑफ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल एंड यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस लेसन। एप्लीकेशन इन दिस लेसन दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब अगर कोई इन्विजिलेटर होगा या फिर पेपर सेटर होगा और उन्हें बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बनाना है इस लेसन से, तो वो बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्योंकि इसमें पूरे लेसन का सार आ जाता है। उनको क्लियरली ये पता चल जाता है कि भैया बच्चों को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या देखेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम का ही सबसेट है। बस इसमें जब अगर हम वर्क डन बाय सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस कंसिडर करेंगे तो जो थ्योरम बन जाता है या फिर जो लॉ बन जाता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लास्टली वी विल सी व्हाट इज पावर। पावर मतलब क्या भैया कि वर्क तो सभी कर रहे हैं। एक एक थोड़ा बुजुर्ग आदमी पकड़ लीजिए और एक जवान आदमी पकड़ लीजिए, दोनों भी 10 या फिर 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों जो वर्क डन कर रहे हैं सेम कर रहे हैं, लेकिन जो अंतराल है, समय जो ले रहे हैं वो वर्क डन करने में, वो अलग अलग ले रहे हैं, है ना। सो द टाइम कितने तेजी से काम हो रहा है दैट डिफाइंस द पावर, कि भैया एनर्जी स्पेंड हो रही है तो कितने फास्ट स्पेंड हो रही है, काम हो रहा है, वर्क हो रहा है तो कितने फास्ट हो रहा है, ये पूरा बताने का काम किसका होता है भैया? पावर का होता है। सो दैट ऑब्वियसली इज नथिंग बट पावर। So let's come to our first slide, that is basics of work done and वर्क डन बाय अ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बढ़िया से डायग्राम बना दिया। मैंने एक बनाया यहाँ पे एक बॉक्स लिया है मैंने, या फिर हम इसे कुछ भी कह सकते हैं बॉक्स, ठीक है, जिसको मैंने रखा है स्मूथ सरफेस में। स्मूथ सरफेस पे रखने का कारण कुछ अलग है, तो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया भैया यहाँ पे एफ। क्या फोर्स लगा दिया मैंने यहाँ पे? एफ। अब ये जो फोर्स एफ लग रहा है ये एंगल थीटा पे लग रहा है, ये एंगल थीटा पे लग रहा है। मैंने जानबूझकर जनरलाइज कंडीशन लिया। मैं ऐसा भी ले सकता था भैया कि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इधर, लेकिन इससे होगा क्या कि इससे कोई सेंस नहीं बनेगा। मतलब आपको जो चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए वो इस पे से, एक सेकंड में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, वो जो चीज़ें आपको इस पे से ध्यान में आनी चाहिए वो शायद चीज़ें आपको इस पे से ध्यान में ना आए, इसलिए मैंने सीधा सीधा ऐसा काहे हो रहा है हमारे साथ? ये भैया इरेजर काहे सिलेक्ट नहीं करने दे रहे हो? अरे यार, धत तेरी की। हाँ, तो भैया यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया एफ। कहाँ लगा दिया मैंने फोर्स? एफ लगा दिया ऊपर। कहाँ लगा दिया मैंने फोर्स? एफ। एफ लगा दिया फोर्स ऊपर, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक एंगल लगा रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक मैंने ये लगा दिया एंगल थीटा इसमें, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये एंगल थीटा पे लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे वर्क डन का एक बेसिक डेफिनेशन फ्रेम कर दिया। वर्क डन का एक बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे फ्रेम
कर दिया। और वो वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन क्या है भैया कि वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका अर्थ क्या है कि जो वर्क डन हो रहा है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज फोर्स वेक्टर एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब जब कभी आपको पूछा जाए कि वर्क डन क्या है तो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। और क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर रहता है इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि भैया जो वर्क डन है हमारा दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अवर स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा सीधा। और F इज इक्वल टू दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार ऑफ कॉस ऑफ थीटा। मतलब भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, where F is the magnitude of the force, S is the displacement of the force, and theta is the angle between them. So Fs cos theta. नाउ वर्क डन जो है इसे हम और एक केस में भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वर्क डन इज एफ कॉस थीटा इनटू एस। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया एक वही सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई, बराबर है। इसमें मैंने देखिए एफ के दो कंपोनेंट्स बने, एक बनाया एफ कॉस थीटा, एक बनाया एफ साइन थीटा। अब गौर से देखिए कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट होना कहाँ है, इसका डिस्प्लेसमेंट होना है राइट डायरेक्शन में। अब एफ साइन थीटा देखिए, एफ साइन थीटा कहाँ लग रहा है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। क्या एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट होने में कोई हेल्प कर रहा है, तो ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। हेल्प कौन कर रहा है पूरा का पूरा, एफ कॉस थीटा। इसलिए मैं आपको वर्क का एक दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पे दे सकता हूँ कि भैया उसी एफ एस कॉस थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इंटू एस। मतलब ही क्या, व्हाट इज एफ कॉस थीटा, सो एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में, दैट इज एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट। या फिर ऑल्टरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं भैया कि वर्क डन इज फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन हालांकि ये डेफिनेशन आपको बहुत कम इस्तेमाल करने को मिलेगी। जो मेजर डेफिनेशन आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिलेंगी दैट इज एफ कॉस थीटा इनटू एस। क्लियर है? थोड़ा सा बीच में आवाज आ गया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे भैया कि वर्क डन। अब देखिए वर्क डन है तो वैसे स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे जितने भी पॉसिबल केसेस थे ये पांच ही फ्रेम में यहाँ पे मैंने पूरे पांचों डायग्राम में यहाँ पे मैंने पूरे फ्रेम कर दिए। देखो क्या हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर पैरेलल हो सकते हैं, कुछ एंगल पे हो सकते हैं, 90 डिग्री पे हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं या फिर एंटी पैरेलल हो सकते हैं। अब देखिए अगर एक साथ रहे, मैंने लिखा वहां पे एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ बार एंड एस बार, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, मतलब पैरेलल है। तो ऐसे केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है और मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम वर्क डन होता है क्योंकि फोर्स पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है मोशन होने में। इससे वर्क डन विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव इन दिस केस व्हेन एफ बार एंड एस बार आर पैरेलल। अगर वही कोई एंगल पे रहा तो एफ पूरा का पूरा हेल्प नहीं कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में, एफ का कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, एफ कॉस थीटा। हालांकि ये तो एफ साइन थीटा का हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो एफ का कंपोनेंट मतलब एफ कॉस थीटा इज हेल्पिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर एंगल 0 से ज्यादा और 90 से कम रहा, देखो मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि लेस देन और इक्वल्स टू 90, नहीं, मैंने लिखा कि थीटा एंगल जो है वो किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो ऐसे केस में भैया ये एक्यूट एंगल हो गया हमारा। कौन सा एंगल हो गया, वहां पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखना चाहिए था कि 0 से ज्यादा और 90 से कम। ठीक है, अब उतना तो दिमाग हमको है, उतना तो समझ लेंगे अपन। चलो, तो ऐसे केस में वर्क डन रहेगा हमारा पॉजिटिव भैया। वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन मैक्सिमम नहीं रहेगा, बस पॉजिटिव रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा असिस्ट तो कर ही रहा है फोर्स डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पर रहा तो अभी फोर्स कोई हेल्प नहीं कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की, तो ऐसे केस में इस फोर्स वाला कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा 0। एंगल और बढ़ा देते हैं। अब भाई एंगल मैंने ऑब्ट्यूज कर दिया, वैसे देखा जाए तो एंगल वहां पे आपको एक्यूट लग रहा होगा, लेकिन एस से देखिए हम हमेशा एंगल कैसे गिनते, ताल से ताल मिला, दो वेक्टर्स के टेल से टेल मिलाना है, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल से टेल अगर आप मिलाओगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है। हालांकि ये एंगल एक्यूट है, लेकिन हमको ताल से ताल मिलाना है भैया, टेल से टेल मिलाना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है भैया, ऑब्ट्यूज एंगल है, और कॉस ऑब्ट्यूज होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स का ये कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट को हेल्प नहीं करेगा, लेकिन फोर्स का ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। मतलब फोर्स इज नॉट असिस्टिंग, इट इज अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क डन रहेगा हमारा नेगेटिव। और अगर पूरा ही फोर्स एंटी पैरेलल हो गया, ये जो सीन है लास्ट वाला, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रिक्शन के केस में आपको दिखने को मिलेगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आगे देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट कि भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा कि कोई ब्लॉक आगे जा रहा है भैया, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आगे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे।
अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि चीज़ों को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 180, सो कॉस 180 इज -1। तो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव वर्क हो रहा है, मतलब जितना नेगेटिव हो सकता है उसका मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख के रखा है कि डायग्राम 1 एंड 2 फोर्स इज असिस्टिंग द मोशन, डायग्राम 4 एंड 5 फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, एंड डायग्राम 3 नो वर्क इज डन बाय द फोर्स, कोई काम का ही नहीं फोर्स। ठीक है, बेसिक चीज में और यहाँ पे हम देख रहे थे कि वर्क डन कैन बी जीरो। वर्क डन जीरो कौन से केसेस में हो सकता है भैया? एक पहला केस है कि अगर आपका नेट फोर्स जीरो रहा तभी भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। अगर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट रहा, मतलब आप मान लो कि कोई भिंत है, यहाँ पे कोई वॉल है, उस वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, सारे संसार का मतलब 4-5 लोग मिलकर उस वॉल को पुश कर रहे हैं भैया, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे केस में भी भैया वर्क डन जीरो हो सकता है ना। या फिर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या? सर्कल में ये सेंटर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट का है परपेंडिकुलर। तो हर वक्त जैसे आप मैं डायग्राम बना के देता हूँ, जैसे मान लो ये सर्कल है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स का लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट का है इधर, तो यहाँ पे एफ बार और एस बार एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एवरी पॉइंट यहाँ पे फोर्स विल बी towards the center and displacement will be tangent to the radius. So F and S will be always mutually perpendicular to each other in case of circular motion, centripetal force and displacement. तो work done by centripetal force is again zero in this case. तो ये केस में भी work done by centripetal force क्या हो जाएगा? Zero, है ना। तो ये या फिर any of the above combination, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि force भी नहीं लग रहा, displacement नहीं हो रहा है, या फिर any of the above combination हो सकता है। अब वापस वही घिसे पीटे से चीज़ है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली आपको इसको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉस की जरूरत नहीं है, आप इसे स्केलर लॉस या फिर अलजेब्रिक लॉस से भी ऐड कर सकते हो। वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन प्लस वर्क डन इन वाई डायरेक्शन प्लस वर्क डन इन जेड डायरेक्शन इज नेट वर्क डन। ऐसा नहीं करना है आपको अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर डब्ल्यू जेड स्क्वायर, वो फोर्स के केस में करना होगा। फोर्स इज अ वेक्टर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल, ये ऐसा यूनिट हो गया। अर्ग है सीजीएस यूनिट, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा हमारा एमकेएस यूनिट। ये भी आपने पढ़ के रखा होगा कि 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग, मतलब अगर आपको एसआई का सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना रहा तो 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। डायमेंशन क्या रहेगा हमारे L2 M1D माइनस टू, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा था आपको कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर आपको फोर्स वेक्टर दिया रहा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया रहा तो आप क्या बोलेंगे भैया कि फोर्स इज एफ मतलब ए बार ए एक्स बी एक्स प्लस, है ना। जैसे मान लो कोई आपको वेक्टर दिया है ए बार इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सो व्हाट इज ए डॉट बी? इट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो वही मैंने यहाँ पे किया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ जेड इंटू डेल्टा जेड, where delta x is the displacement in x direction, delta y is the displacement in y direction, and delta z is the displacement in z direction respectively. एंड लास्टली कि वर्क डन डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कौन सा चूज कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क डन आपको डिफरेंट मिलेगा। अभी कैसे? तो अगले स्लाइड्स में हम इसको देखना ही है। ये तो भैया ऐसा समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यूज वर्क डन, मतलब अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है तो उसके तहत जो एरिया बन रहा है ना, एरिया अंडर द कर्व वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। एरिया अंडर वाई, एरिया अंडर कर्व, इंडिकेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो वाई यहाँ पे कौन है? एफ, और डी एक्स क्या है यहाँ पे? स्मॉल फ्रेगमेंट। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यूज वर्क डन, मैंने वहाँ पे लिखा भी है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ डॉट एक्स ग्राफ। सो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स ना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स मतलब क्या? वाई की जगह कौन है? एफ, और डी एक्स फ्रॉम x1 से लेकर x2। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला फॉर एरिया अंडर द कर्व मैंने लिखा भी है वहाँ पे, ग्रीन जो डब्बा है, बॉक्स है उसके अंदर, है ना। और फिर आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करें, आपको फोर्स दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ तो भी दिया जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ तो भी दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स। वो एफ की जगह आप लिख दे। dx इंटीग्रेशन आपको बेसिक आता ही है, वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो हमारे बेसिक का जो वीडियो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसमें हमने सभी जो मैथमेटिकल टूल्स है वो सभी के वीडियोस उस पर लिए हैं, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एरिया अंडर द कर्व वाला टॉपिक, ठीक है। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू द वर्क डन। नेक्स्ट भैया वर्क डन बाय द फोर्स। अब फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। मान लीजिए कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे करेंगे अपन? वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार, फोर्स विल बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ आर। अब देखिए मैंने यहाँ पे एफ बार डॉट डी एक्स बार नहीं लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, एक्स वाई जेड तीनों में भी हो सकता है, इसलिए मैंने सीधा पोजीशन वेक्टर लिख दिया। और वहाँ पे मैंने लिखा है कि पुट अप्रोक्सीमेट लिमिट्स एंड सॉल्व फर्दर बाय इंटीग्रेशन मेथड। और अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो फिर वही
इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एफ बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी एक्स फ्रॉम x1 से लेकर x2, सो इट विल बी x2 माइनस x1, सो f इंटू डेल्टा एक्स, सो वर्क डन विल बी f इंटू डेल्टा एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा। तो अगर वेरिएबल रहा तो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करें, और अगर फोर्स रहा मतलब कांस्टेंट रहा तो आप सीधा सीधा ये वाला जो फॉर्मूला है भैया, डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। बस ये आया कैसे वो मैंने आपको वहां पे सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वैसे तो सभी स्लाइड इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि भैया कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिए, सोच के देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे ये अपना कुछ तो भी वो कान में डालने का डब्बी का जो है ना ऐसा वाला, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा रख देते हैं, ठीक है। अब मैंने इस चीज को यहाँ से ऊपर लिफ्ट किया और रिलीज कर दिया, तो क्या इसने वापस अपनी जगह पे आई? तो हाँ सर। दूसरा, अगर मैं इसी चीज को यहाँ से ऐसा घसीट के यहाँ पे ला रहा हूँ, क्या ये वापस अपनी जगह पे गया? नहीं गया। ऊपर लेके गया तो नीचे आया भैया, लेकिन इसको घसीट के जैसे मान लो यहाँ से यहाँ लाया तो ये उधर वापस नहीं गया। अब वर्क तो फोर्स नहीं किया, लेकिन दोनों फोर्सेस में एक डिफरेंस था, एक था कंजर्वेटिव फोर्स और एक था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब मैंने बॉडी को ऊपर लेके गया तो ग्रेविटी लग रही थी नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ऊपर, तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, ग्रेविटी फोर्स हुआ। ग्रेविटी फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप वर्क डन, अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के तहत वर्क डन हो रहा है तो वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे मैंने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो एनर्जी, वो जो वर्क मैंने किया वो बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही बॉडी भी अब नीचे आया। वो जो वर्क डन स्टोर हुआ था ना, उसके कारण ये फ्लो वर्क डन किया इसने। लेकिन जब मैं वर्क करता हूँ, अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा था? इधर। तो कोई वर्क डन नहीं हुआ भैया ग्रेविटी के अगेंस्ट, सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हुआ यहाँ पे। और फ्रिक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। इसके तहत अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए लॉस्ट हो गया, है ना। तो ऐसे फोर्सेस जिनके कारण बॉडी पे ऐसे फोर्सेस जिनके कारण अगर वर्क डन हुआ तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे फोर्सेस को हम नामकरण करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस जिनके कारण कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी बॉडी में स्टोर नहीं होती, ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसलिए मैंने वहां पे लिखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन द कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब क्या? कि ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे मान लो अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है ना, तो क्या स्टोर होगा? तो कंजर्वेटिव फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाउएवर इट इज लॉस्ट, दैट वर्क इज लॉस्ट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। हाँ, अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स में जैसे मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ सीधा लेके जाए, ऐसा 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 यहाँ पे लेके जाए, ऐसा 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 यहाँ लेके जाए, हाइट h ही लेके, वर्टिकल डिस्टेंस में h ही लेके गया, तीनों केस में वर्क डन विल बी सेम। हालांकि मतलब ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये डिपेंड करता है भैया कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ये जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने ट्रैवल किया है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए मैंने पोजीशन ए से पोजीशन बी पे तीन तरीके से गया, बाय पाथ 1, बाय पाथ 2 एंड बाय पाथ 3। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्योंकि तीनों पाथ्स में सेम थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम था, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन सेकंड केस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन थर्ड केस। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है भैया तीनों केस में। लेकिन इधर आइए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तीनों केसेस में वर्क डन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है। तो अगर आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन गिन रहे हो तीनों केस में, तो वो अलग अलग है, सेम नहीं है। अब जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा भैया उसमें वर्क डन ज्यादा, तो मैंने लिख दिया कि वर्क डन इन थर्ड केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन फर्स्ट केस, है ना। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे देखने समझने मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा बेसिक्स ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन बाय फोर्स में वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मैंने आपको इसके 2 स्लाइड पहले बताया था ना, यहाँ पे कहीं तो भी बताया था, देखिए वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लास्ट लाइन। तो देखिए यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट में मैंने बॉक्स को टाई किया, उसके ऊपर टेंशन लग रहा है T, मान लो एक्सेलरेशन 0 है, तो जो mg है उतना T है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, अक्कू और बक्कू। अब देखिए जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, जब लिफ्ट ऊपर क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है, तो टेंशन जो है अकॉर्डिंग टू सूडो फोर्स वो हो जाएगा T। पहले जब लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं हो रही थी तो T कितना था? mg था। अभी लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो हम लिखेंगे T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma।
तो टी हो जाएगा हमारा mg प्लस एम ए, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है mg प्लस एम अकॉर्डिंग टू द पर्सन इज आउटसाइड द लिफ्ट, मतलब ए वाला। लेकिन जो पर्सन अंदर है, पर्सन बी वाला, उसके हिसाब से टेंशन कितना है भैया, टी ही है। अब देखो अगर आप बक्कू हो, अगर आप दोनों बक्कू हो और उस लिफ्ट को देख रहे हो, तो आपके हिसाब से अगर लिफ्ट मोशन में भी है तो आप भी तो मोशन में हो भैया, वो ब्लॉक भी तो मोशन में है, तो आपके हिसाब से वो ब्लॉक के ऊपर टेंशन टी लग तो रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स अकॉर्डिंग टू बी हो जाएगा 0। लेकिन वर्क डन बाय ए जो बाहर है, अब उसके हिसाब से फोर्स भी लग रहा है भैया, कितना लग रहा है m इन ब्रैकेट g प्लस है, और वो डिस्प्लेस भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा दिया x ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं भैया 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर जो हुआ है वो है हाफ at स्क्वायर। तो जो नेट यहाँ पे वर्क डन हुआ है, दैट नेट वर्क डन इज नथिंग बट tx cos थीटा, और टेंशन कितना है भैया हमारा, टेंशन है हमारा mg प्लस ए, और डिस्प्लेसमेंट है हमारा हाफ at स्क्वायर, और एंगल कितना है उनके बीच का, एंगल है हमारा 0 डिग्री, एंगल कितना है हमारे उनके बीच का 0 डिग्री। सो इट वुड बी mg cos थीटा, मतलब m/2 a प्लस g at स्क्वायर, और एंगल क्योंकि उनके बीच का 0 डिग्री था, एंगल उनके बीच का क्योंकि 0 डिग्री था, तो भैया हो जाएगा cos 0 मतलब 1। अब यहाँ पे देखिए अक्कू और बक्कू, ये दोनों इंसान के हिसाब से जो वर्क डन हुआ है उसी ब्लॉक पे वो दो अलग अलग है, काहे, क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसलिए हम कहते हैं भैया कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, समझे। नेक्स्ट भैया, एनर्जी पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, जो एनर्जी पजेस होती है मूविंग बॉडी के तहत उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है वो चेंज होती है अगर वर्क डन किया है बॉडी पे, मतलब मान लो कि अगर किसी बॉडी पे कार्य किया गया है, अब अगर आप किसी बॉडी को धकेले रहे हो फोर्स लगा ही रहे हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगा ना, तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसका ये स्लाइड है। अभी मैं थक गया, अभी यहीं पे हम रुक जाते हैं और बाद में कभी इसी चीज़ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरे को देखना था बस कि भैया आउटपुट कैसा रहा है, नई जर्सी हमने पहना ना, तो हमको देखना था बस भैया कि आउटपुट कैसा रहा है। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, और इसी के साथ मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब नोट्स आप अच्छे से लिख के रखिए, ये सब नोट्स है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स हमने लिया नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको बस जस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करवाना था, एक रिवाइज करवा देना था, ठीक है। असली प्रैक्टिस आपकी न्यूमेरिकल से ही होती है, और न्यूमेरिकल जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना फिजिक्स में मास्टर होते जाएंगे। प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इसमें कुछ अलग मसाले के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी और अपने लक्ष्य की ओर स्लोली क्यों ना हो लेकिन आगे बढ़ते रहिए। बाय।